So here we are going to start exercises or question answers of chapter number 6, air travel. Question number 1: when, where and by whom was the first aerial journey made? कब, कहाँ और किसने पहली परवाज़ भरी? Answer: the first aerial journey was made over Paris. ये पेरिस की तरफ by Frenchman Plater de Rosier on October 15, 1783. 1783 में फ्रेंचमैन प्लेटर डी रोजियर ने पहली परवाज़ भरी. Question number 2: what is the essential difference between an airship and an aeroplane? क्या ऐसा essential difference है airship और aeroplane के दरमियान? Answer: the essential difference between an airship and an aeroplane is that an airship is lighter than air machine while an aeroplane is heavier than air machine. दोनों की मशीन्स में डिफरेंस है. एयरशिप में जो मशीन यूज़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा हल्की है, मतलब हवा से भी ज़्यादा हल्की, और एरोप्लेन में जो मशीन यूज़ हो रही है एयर मशीन वो हैवी है एज़ कम्पेयर टू एयर. क्वेश्चन नंबर 3: Who invented the internal combustion engine? किसने इन्वेंट किया combustion engine? Why was this type of engine so important to development of flight? और क्यों इस तरह का इंजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फ़्लाइट के लिए? Answer: the internal combustion engine was invented in 1876 by a German named Otto. जो इंटरनल कम्बशन इंजन था वो इन्वेंट किया गया 1876 में जर्मन मैन ने जिसका नाम ऑटो था. दिस टाइप ऑफ इंजन ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड बाय मेकिंग पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कार एंड एरोप्लेन. इस इंजन ने मोटर कार और एरोप्लेन की डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाया. क्वेश्चन नंबर 4: हु वाज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन एन एरोप्लेन? कौन ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने फ़्लाई किया एरोप्लेन में? What was the date of his first flight and how long did it last? किस तारीख पे उन्होंने अपनी पहली फ़्लाइट ली और वो कितनी ज़्यादा लंबी थी? Answer: the first man to fly in an aeroplane was an American Orville Wright. जो पहले इंसान थे जिन्होंने फ़्लाई किया एरोप्लेन में वो अमेरिकन मैन थे जिनका नाम ऑर्वेल राइट. ही फ्लू ऑन दिसंबर 17, 1903 और उन्होंने अपनी परवाज़ भरी 17 दिसंबर 1903 में. ही स्टेड इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स और वो हवा में ठहरे रहे 12 सेकेंड्स तक. क्वेश्चन नंबर 5: What, in brief, are the respective functions of reconnaissance, airplane and the fighter? यहाँ पर फंक्शन बताने हैं एक एरोप्लेन के और फाइटर के. Answer: a reconnaissance plane is built to survey the enemy territory. जो प्लेन था एरोप्लेन वो बिल्ड किया गया था सर्वे करने के लिए दुश्मनों की जगह पे. वाइल अ फाइटर बिल्ड टू शूट डाउन एनिमी. जबकि जो फाइटर था उसको बिल्ड इसलिए किया गया था ताकि अटैक किया जा सके दुश्मनों पे. क्वेश्चन नंबर 6: हाउ वर द फर्स्ट बॉम्बिंग अटैक्स ऑन लंदन मेड? कैसे पहले बॉम्ब अटैक लंदन पे हुए? आंसर: The first bombing attacks on London were made during World War I by a type of German airships called Zeppelins. जो पहले बॉम्बिंग अटैक हुए लंदन पे वो वर्ल्ड वॉर 1 मतलब पहली जंग के दौरान हुए जर्मन एयरशिप के थ्रू जिसका नाम Zeppelin था. क्वेश्चन नंबर 7: How did civil aviation benefit from the rapid development of the bomber during the First World War? किस तरीके से सिविल एविएशन को बेनिफिट मिला रैपिड डेवलपमेंट से बॉम्ब की या बॉम्बर की ड्यूरिंग
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली वॉर के दौरान bombing attacks by airship turned the attention of government and people to the development of fighter aircraft because anti-aircraft guns had not proved very effective. तो बॉम्बिंग अटैक जो थे जो एयरशिप से हो रहे थे उसकी वजह से गवर्नमेंट ने और लोगों ने उसकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि जो गन्स थी वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नज़र नहीं आ रही थी, इतनी इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रही थी. दिस necessitated research into high speed and high altitude flights and led to the rapid development of aircraft manufacture. और इसी की वजह से जितनी भी नेसेसरी रिसर्च थी उसको बहुत जल्दी जल्दी काम में लाया गया और उससे एक हाई फ्लाइट और एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया गया. Question number 8. Why was it more difficult to fly from Europe to North America? क्यों ये ज़्यादा मुश्किल है फ़्लाई करना यूरोप से नॉर्थ अमेरिका तक दैन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप? आंसर: Flying across the Atlantic was more difficult from Europe to North America than from North America to Europe because on the westbound flight the aircraft had to make tremendous struggle against headwinds and stood in danger of running out of fuel. ये इसलिए इतना मुश्किल है फ़्लाई करना अक्रॉस द अटलांटिक क्योंकि वहाँ पर कुछ इस तरह के विंड्स हैं जिनसे स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है और उसकी वजह से एरोप्लेन बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में आ सकता है और उसका बैलेंस भी ख़त्म हो सकता है. इसलिए यहाँ पर जो ये रोड है एयर रोड ये थोड़ा सा डेंजरस है, इस वजह से फ़्लाई करना थोड़ा मुश्किल है. Question number 9. Why was the use of airships for passenger transport abandoned? क्यों जो यूज़ था एयरशिप का पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए वो रोक दिया गया? Answer: The use of airships for passenger transport was abandoned in favor of aircraft because they had proved to be unreliable. क्योंकि ये इसकी वजह से बहुत सारे हादसा भी हो गए थे और बहुत सी जानें भी जा चुकी थीं और ये इतना ज़्यादा अनरिलायबल और इतना ज़्यादा सेफ़ ट्रांसपोर्ट साबित नहीं हो सका था, इसलिए यहाँ पर जितनी भी फ़्लाइट्स थी पैसेंजर के लिए वो रोक दी गई थी. क्वेश्चन नंबर 10. What new means of propulsion has greatly increased the speed of airliners in recent years? What kind of radio device contributes to their safety? अब propulsion जो थी क्या मतलब है उसका और किस तरीके से उसने इंक्रीज़ कर दी थी स्पीड एयरलाइनर्स की नए सालों में, और कौन सी ऐसी रेडियो डिवाइस थी जिसने इसकी सेफ्टी पर वर्क किया और कंट्रीब्यूट किया? आंसर: Jet propulsion has greatly increased the speed of airliners in recent years. Jet propulsion ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी स्पीड एयरलाइनर्स की recent years में. Radar is the wonderful radio device that contribute to their safety. और radar एक डिवाइस थी जिसकी मदद से सेफ्टी पॉसिबल हो सकी. रडार का बेसिकली फ़ंक्शन ये होता है कि वो डिटेक्ट करती है दूसरी एयरशिप्स जो होती हैं उनकी पोजीशन को, ताकि कोई भी कोलिजन ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो. तो इस वजह से फ़्लाइट्स जो थी वो सेफ़ हो गई और रिलायबल हो गई. Here we are going to start exercises of chapter number 6 air travel. Exercise number 28. Rewrite the sentences in the passive voice. The subject of the active voice need not to be used in your answers. यहाँ पर जो आपके पास सेंटेंसेस गिवन हैं उनको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में. ये आपके पास एक्टिव में गिवन है. अब सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं, इनका डिफरेंस क्या है. तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के. सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो एक्टिव में फॉर्मूला यूज़ हो रहा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में फॉर्मूला यूज़ हो रहा होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट.
एक्टिव और पैसिव में जो मेजर डिफरेंस है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है। एक्टिव में आपके पास सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ हो रहा है, वर्ब बीच में और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और पैसिव में वर्ब अपनी ही जगह पे होगा बीच में, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। अब इसके जो कॉमन रूल्स हैं जो तकरीबन हर टेंस पे यूज़ हो सकते हैं, तो कॉमन रूल्स इसके ये हैं। द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज इन द सेंटेंस। वही बात कि एक्टिव और पैसिव में जो डिफरेंस है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है, तो इन पोजीशंस को इंटरचेंज करना है सेंटेंस में। ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल विल बी यूज्ड एज मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। इसके अलावा वर्ब जो है वो पास्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज़ होगा। तो ये कुछ मेजर रूल्स थे। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सरसाइज गिवन है उसमें आपने नेसेसरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट को मेंशन करो, जहाँ नेसेसरी है वहाँ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर नेसेसरी नहीं है वहाँ पर कोई नीड नहीं है कि आप सब्जेक्ट को मेंशन करो। जस्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ और वर्ब को ले आओ बीच में, बस वहाँ पर सेंटेंस आपका ख़त्म। सब्जेक्ट की यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़ास नीड नहीं है। सो फर्स्ट सेंटेंस, दे डिस्कवर्ड द क्राइम अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये आपके पास एक्टिव फॉर्म में गिवन है, तो ये पैसिव में कन्वर्ट होके हो जाएगा द क्राइम वॉज डिस्कवर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। जो डिस्कवर्ड है वो आपके पास यहीं पास्ट पार्टिसिपल में सेम रहेगा और द क्राइम पहले आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अर्ली इन द मॉर्निंग डिस्कवर्ड, अब बाय दैम मतलब ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। मैनी पीपल ऑफन आस्क पुलिसमैन द टाइम, ये एक्टिव है, इसका पैसिव होगा द टाइम वॉज आस्क्ड बाय पुलिसमैन। यहाँ पर भी मैनी पीपल ऐड नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर कोई नीड नहीं है सब्जेक्ट की कि आप सब्जेक्ट नीड कर यहाँ पर ऐड करो। समबडी हैज़ ब्रोकन द लॉक हैज़ बीन ब्रोकन। अब यहाँ पर आपको कोई नीड नहीं है कि आप समबडी को ऐड करो। द डॉक्टर इज़ गोइंग टू वैक्सीनेट मी टमोरो। अब ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ही विल बी एग्जामाइंड बाय डॉक्टर नेक्स्ट डे। यहाँ पर जो वर्ब है वो एग्जामाइन के तौर पे यूज़ हो जाएगा, मतलब वही पास्ट पार्टिसिपल की ये फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो जाएगी वर्ब की। और यहाँ पर हमने कोई सब्जेक्ट की एडिशन नहीं की है। मदर वॉज पोरिंग आउट द टी व्हेन आई एंटर्ड द रूम। व्हेन आई एंटर्ड द रूम टी वॉज पोर्ड। बाय मदर यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ, मतलब कि सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड नहीं हुआ क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर भी आपके पास जो टेंस है या सेंटेंस है वो अपनी प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करो। नंबर 6, नो वन हैज़ साइंड दिस चेक, चेक हैज़ नॉट बीन साइंड। यहाँ पर भी आपके पास सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया, बस एज इट इज़ पैसिव में कन्वर्ट कर दिया गया। जो रूल था पैसिव का उस हिसाब से कि ऑब्जेक्ट आपके पास पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट लास्ट में, बीच में वर्ब रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर 7, दे विल फिनिश द टूर्नामेंट टमोरो। ये पैसिव में कन्वर्ट होके हो जाएगा टमोरो द टूर्नामेंट विल बी फिनिश्ड। बाय देम ये सब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर नीड नहीं है क्योंकि उसके बगैर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सेंटेंस का। नंबर 8, वी मैन्युफैक्चर मैनी काइंड्स ऑफ मोटर कार्स इन इंग्लैंड। अब पैसिव में कन्वर्ट होके ये हो जाएगा मैनी मोटर कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। बाय अस ये सब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर नीड नहीं है, बाकी सेम रूल के हिसाब से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। नंबर 9, समवन ओड टू गिव हिम अ वार्निंग। तो ये पैसिव में कन्वर्ट होके हो जाएगा द वार्निंग ओड टू बी गिवन। बाय समवन इसकी नीड नहीं है, बाकी सेम पैसिव के फॉर्मूला के हिसाब से चेंज हो गया। नंबर 10,
They postponed the match because of rain. Because of rain, match is postponed. यहाँ पर आप इस तरीके से पोस्टपोन यहाँ पर हो गया, तो आगे आपको बाय दैम की नीड नहीं है, सब्जेक्ट की यहाँ पर कोई ऐसी ख़ास नीड नहीं है। तो ये सेंटेंसेस थे बिना सब्जेक्ट के, और ये पॉसिबल भी थे क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा था। अब आगे चल के जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें आपके पास सब्जेक्ट को मेंशन करना ज़रूरी होगा, क्योंकि वैसे भी पैसिव में काफ़ी बार सब्जेक्ट को मेंशन करना ज़रूरी होता है, उसके बगैर कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाता टेंस का। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 28. नाउ एक्सरसाइज नंबर 29. Rewrite the sentences below in the passive voice. Retain the subject of the active voice by using by. अब यहाँ पर आपके पास सेम बिल्कुल एक्टिव में सेंटेंसेस गिवन हैं, उनको कन्वर्ट करना है पैसिव में, और यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट को भी लगाना है यूज़ करके बाय। अब सबसे पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे गिवन है, शेक्सपियर रोट जूलियस कैज़र। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, जूलियस कैज़र वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। अब आपका जो सब्जेक्ट था शेक्सपियर वो लास्ट में यहाँ पर यूज़ हो गया बाय शेक्सपियर, मतलब बाय लगाकर आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। इसी तरीके से रिमेनिंग जो यहाँ पर एक्सरसाइज है वो सॉल्व होगी। So, number first, Conan Doyle wrote the Sherlock Holmes stories. अब ये कन्वर्ट हो जाएगा जब पैसिव में, तो इस तरीके से हो जाएगा, Holmes stories was written by Conan Doyle. By Conan Doyle, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट की एडिशन हो गई by यूज़ करके। Everyone admires our headmaster. Our headmaster was admired by everyone. बाय एवरीवन यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ हो गया बाय की यूजेज से। नंबर थर्ड, माई पर्सनल सेक्रेटरी इज़ टाइपिंग योर लेटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा योर लेटर इज़ टाइप्ड बाय माई पर्सनल सेक्रेटरी। नंबर फोर्थ, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड लिस्बॉन इन 1755. In 1755, Lisbon was destroyed by an earthquake. Number 5, Mary, not Patricia, won the first prize. The first prize was won by Mary, not Patricia. Number 6, rheumatism affects him badly. He was affected badly by rheumatism. Number 7, Scotland beat England 3-0 at Wembley Stadium. At Wembley Stadium, England was beaten by Scotland. Number 8, a proper carpenter certainly never made these shelves. The shelves certainly never made by a proper carpenter. Number 9, Hogarth painted this picture, did not he? अब यहाँ पर जो हम बात करें did not या does और डू, इस तरह के अगर सेंटेंस आ जाएं और जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यूज़ हो रहा हो, तो हम यहाँ पर कोई ऐसी ख़ास चेंजिंग नहीं लाते, और ये अपनी पोजीशन चेंज भी नहीं करता। तो इस तरीके से सेंटेंस आपके पास हो जाएगा, पिक्चर वॉज पेंटेड बाय हॉगर्थ। आगे अगर आप चाहो पुट करना तो डिड नॉट ही पुट कर सकते हो, क्योंकि इनकी पोजीशन पे कोई ऐसा ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लास्ट वन, a board of governors runs the school. The school was run by board of governors. So this is all about exercise number 29. Exercise number 30. Rewrite these sentences in the passive voice. Retain the subject of the active voice only where you consider it strictly necessary. यहाँ पर सेम आपको एक्टिव में सेंटेंसेस गिवन है, आपने उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, और सेम अगर आप सब्जेक्ट नेसेसरी है तो
यूज़ करो, नहीं तो यहाँ पर सब्जेक्ट की नीड नहीं है। जहाँ पर आपके पास सेंटेंस वैसे ही क्लियर हो रहा है विदाउट सब्जेक्ट, तो वहाँ पर कोई नीड नहीं है कि आप ऐड करो सब्जेक्ट को, और जहाँ पर नेसेसरी है वहाँ पर आपने सब्जेक्ट की एडिशन करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, द शू मेकर मेंटेड माई शूज़ इन 2 days। पैसिव में कन्वर्ट होके ये हो जाएगा, माई शूज़ वॉज मेंटेड बाय शू मेकर। अब यहाँ पर आपने ऐड कर दिया सब्जेक्ट, यहाँ नेसेसरी था। द फायर ब्रिगेड पुट द फायर आउट बिफोर इट बिकेम सीरियस। यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव में कन्वर्ट होके हो जाएगा, द फायर हैज़ बीन पुट इट आउट बिफोर इट बिकेम सीरियस। यहाँ पर नीड नहीं थी फायर ब्रिगेड की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फायर ब्रिगेड के थ्रू ही फायर पे ओवरकम किया गया। नंबर 3, द अथॉरिटीज़ नो दैट योर टैक्सेस आर इन एरर्स। ये कन्वर्ट हो जाएगा, एरर्स इन टैक्सेस वॉज नोन बाय अथॉरिटीज़। यहाँ पर आपके पास नेसेसरी था तो यूज़ हो गया। नंबर 4, वन शुड मेक एन एप्लीकेशन बिफोर January 15। ये पैसिव में कन्वर्ट होके हो जाएगा, एन एप्लीकेशन वॉज रिटन। अब यहाँ पर आपके पास कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ख़ास सेंटेंस में ही गिवन नहीं है, एक्टिव फॉर्म में गिवन नहीं है, मेंशन नहीं किया गया, बस वन शुड है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड करें या ना करें तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5, अ हॉर्स विद अ वाइट फॉरहेड वॉन द रेस फॉर द वेसेक्स कप। ये पैसिव में कन्वर्ट होके हो जाएगा, द रेस फॉर वेसेक्स कप वॉज वॉन बाय अ हॉर्स विद वाइट फॉरहेड। यहाँ पर हमें मेंशन करना ज़रूरी था, क्योंकि हम यहाँ पर आइडेंटिटी दे रहे हैं कि जो वाइट फॉरहेड वाला हॉर्स है उसने रेस जीती। नंबर 6, दे फॉरबिड द सेल ऑफ अल्कोहल इन दिस स्टेट। ये कन्वर्ट हो जाएगा, इन दिस स्टेट द सेल ऑफ अल्कोहल वॉज फॉरबिडन। अब यहाँ पर बाय दैम लगना नेसेसरी नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया गया, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के भी आपके पास यहाँ पर सेंटेंस का जो मतलब है वो पूरा हो रहा है। नंबर 7, वी शैल हैव टू मेक अनदर इंक्वायरी, अनदर इंक्वायरी हैव बीन मेड। यहाँ पर भी नीड नहीं है आपको सब्जेक्ट की। नंबर 8, इज़ मिस्टर जॉन्स और मिस्टर डेविस गोइंग टू गिव द लेक्चर ऑन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर। ये कन्वर्ट हो जाएगा, इज़ द लेक्चर ऑन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वॉज गिवन बाय मिस्टर जॉन्स और मिस्टर डेविस। यहाँ पर आपके पास नेसेसरी था, क्योंकि हमारे पास एक्टिव में नाम गिवन थे, तो नाम यहाँ पर आइडेंटिटी है और यहाँ पर ये आइडेंटिटी शो करना नेसेसरी था, तो इसलिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। नंबर 9, नो वन एवर डज़ एनीथिंग इन दिस ऑफिस। ये कन्वर्ट हो जाएगा, इन दिस ऑफिस नॉट एनीथिंग एवर डिड बाय एनीवन। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट नेसेसरी था तो यहाँ पर यूज़ हो गया। नंबर 10, द सोल्जर्स abused the rebels in a valley and killed 5 of them। ये कन्वर्ट हो जाएगा, the rebels in the valley was killed by the soldiers। यहाँ पर हमें सोल्जर्स मेंशन करना नेसेसरी था, मतलब सब्जेक्ट को मेंशन करना नेसेसरी था, उसके बगैर जो सेंटेंस है उसका मतलब इतना ज़्यादा पूरा हो नहीं रहा था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 30. Here we are going to start last exercise of chapter number 6. Exercise number 31. Put the verbs in the following passage into the correct tense of the passive. यहाँ पर आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, उस पैराग्राफ में कुछ ब्रैकेट्स हैं। अब ब्रैकेट्स में आपके पास वर्ब गिवन है। अब यहाँ पर आपके पास एक्टिव में जो वर्ब गिवन है आपने उसको पैसिव की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब कोई भी सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट होता है तो उसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है,
तो यहाँ पर जहाँ जहाँ नेसेसरी है वहाँ पर हमें वर्ब को चेंज करके पैसिव की वर्ब वाली फॉर्म लगानी है, जहाँ नेसेसरी है वहाँ पर। For several years at the beginning of the 19th century, Europe dominated by one man। यहाँ पर आपके पास dominate past participle में जाकर dominated हो जाएगा, तो यहाँ पर dominated ed की एडिशन हो जाएगी। The Emperor Napoleon, nearly every European nation except England invade and conquer। यहाँ पर आपके पास कोई changes नहीं आएंगे इस ब्रैकेट में। By his armies and force to sign treaties of peace। यहाँ पर force की जगह पे forced हो जाएगा, ed की एडिशन हो जाएगी। Vigorous resistance offered by Spain। यहाँ पर offer की जगह आपके पास offered हो जाएगा। Vigorous resistance offered by Spain, where a struggle for liberation began in 1807। यहाँ पर begin जो ब्रैकेट में है वो कन्वर्ट हो जाएगा begin में, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में हम begin यूज़ करते हैं, तो आपके पास begin की जगह पर begin यूज़ होगा। A small English army sent to help the Spanish nationalists, it based on Lisbon and supply by sea। अब यहाँ पर जो बेस आपके पास ब्रैकेट में गिवन है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेस्ड में। After this first year, this army command by the Duke of Wellington, of whom it say that he never lost a battle। यहाँ पर से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा said में। पास्ट पार्टिसिपल में आपके पास said यूज़ होता है, तो यहाँ पर आपके पास said आ जाएगा, whom it said that he never lost a battle। In a series of short but brilliant campaigns, the French drive back to the Pyrenees। यहाँ पर drive की जगह आप drove यूज़ करोगे, क्योंकि past participle की drive की form drove होती है। These mountains cross at the same time as Napoleon himself defeat in Russia। यहाँ पर दो ब्रैकेट्स आ गए, एक क्रॉस और एक डिफ़ीट। तो क्रॉस आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉस्ड में, और डिफ़ीट आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा डिफीटेड में। फ्रेंच डोमिनेशन एंड एट लास्ट बाय कंबाइंड रिवॉल्ट ऑफ ऑल द नेशन। तो एंड यहाँ पर हो जाएगा एंडेड। फ्रेंच डोमिनेशन एंडेड एट लास्ट बाय कंबाइंड रिवॉल्ट ऑफ ऑल द नेशंस। Napoleon obliged to abdicate and sent into exile on the small island of Elba। यहाँ पर आपके पास obliged जो है वो obliged हो जाएगा, बाकी आपके पास सेम रहेगा। Napoleon obliged to abdicate and sent into exile on the small island of Elba। This is all about exercises of chapter number 6, air travel. Thank you so much.